प्रिज्म और ग्लास प्रिज्म। ठीक है, अब जो ग्लास प्रिज्म में जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। जो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म होता है वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा किससे बना है, ग्लास से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसके पास दो तो ट्रायंगुलर एंड्स होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर साइड्स होती हैं। कैसे, अगर हम ध्यान से देखें तो ये प्रिज्म रहा। ठीक है, प्रिज्म के पीछे की जो सेक्शन रहेगी ये, ठीक इस तरह से। तो अगर हम इसमें देखें जो एक तो ट्रायंगुलर साइड ये हो गई और एक ट्रायंगुलर साइड कहां रहेगी, जो पीछे की साइड है, बैक साइड में। तो दो तो हो गई इसके पास क्या, ट्रायंगुलर साइड। तो दो तो हमने लिखी कि इसके पास हो गई, दो तो हो गई ट्रायंगुलर साइड्स और 3 है रेक्टेंगुलर। तो एक रेक्टेंगल ये रहा, एक रेक्टेंगल ये रहा और एक रेक्टेंगल वो है जिसपे कि ये हमारा प्लेस है। तो 3 हम लोगों के पास क्या हो गई, 3 हो गई हम लोगों के पास रेक्टेंगुलर साइड्स। तो जो ग्लास प्रिज्म है, पहली चीज वो ग्लास से बना है, दूसरी चीज ये है कि उसके पास 2 ट्रायंगुलर साइड्स हैं और 3 क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर साइड्स हैं। ठीक, अब जो ये रेक्टेंगुलर साइड्स है ना, ध्यान ये रखना है कि जो रेक्टेंगुलर साइड्स है यहीं से हमारा क्या होगा यहीं से हमारा रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट की डायरेक्शन में चेंज आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। इसमें हम डायग्राम देखेंगे कि किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गई ये रही इंसिडेंट रे। ठीक, ये इंसिडेंट रे सरफेस के जिस भी पॉइंट पे फॉल करी है उसी पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल भी किसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, वी विल ड्रॉ नॉर्मल ऑन द सरफेस। तो ये हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया इस तरह से। ठीक, अब लाइट कहां से जा रही है, लाइट जा रही है रेयर से डेंसर मीडियम में। ठीक है, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो क्या करती है, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल हमारी बेंड हो जाती है। ठीक, तो लाइट का ना ये वाला तो था ओरिजिनल रास्ता, दिस इज द ओरिजिनल पाथ। अब ये जो रेड वाली लाइन है ये क्या है, नॉर्मल। लाइट कहां से जा रही है, रेयर से डेंसर, तो ये बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस तरह से ये बैंड हो गई। ठीक, अब लाइट ये जो रिफ्रैक्टेड है, ठीक है, ये जो लाइट रे आई है ये अब इस सरफेस पे फॉल करी है। तो जिस सरफेस पे ये फॉल करेगी वहीं पर हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हमने सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये किया हम लोगों ने एक नॉर्मल ड्रॉ। ठीक, अब ध्यान ये रखना है कि अब इस बार जो लाइट जाएगी वो लाइट कहां से जाएगी, लाइट जा रही है हमारी डेंसर से रेयर में। तो रेयर में जाएगी, डेंसर से रेयर, तो वो क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि इसका ये ओरिजिनल रास्ता होना था, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई ये। ठीक है, तो इस तरह से ग्लास प्रिज्म में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब इसमें कुछ और चीजें देखते हैं। तो पहली चीज हम इसकी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। तो ये तो हो गई, हम लोगों ने लिखा कि ये तो हो गई इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बना विच इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ये हो गई हम लोगों के पास क्या, रिफ्रैक्टेड रे। तो इसके लिए लिख दिया रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन गया, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लाइट ने दूसरी बार अपने डायरेक्शन को चेंज किया तो उस रे का नाम हो गया अब एमर्जेंट रे। ठीक, अब एमर्जेंट रे और नॉर्मल, जो ये रेड वाली लाइन थी ये नॉर्मल, इनके बीच में एक एंगल बन गया विच इज नोन एज एंगल ऑफ इमरजेंस। या इसको हमने सिंपली क्या लिखा, हमने लिख दिया ये एमर्जेंट एंगल यहां पर। ठीक है, अब इसमें पहली चीज क्या याद रखनी है, पहली चीज ये हो गई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, अब ये जो एमर्जेंट रे है इसको हमने क्या करा, पीछे की तरफ कर दिया एक्सटेंड। तो ये जो येलो लाइन है ये क्या था, ये लाइट का था ओरिजिनल पाथ। ठीक है, अगर प्रिज्म ना होता तो लाइट इस पाथ को फॉलो करती। तो ओरिजिनल पाथ और इस एक्सटेंडेड लाइन के बीच में जो एक एंगल बना, दिस इज नोन एज डेविएशन एंगल। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों के पास डेविएशन एंगल। तो टर्मिनोलॉजी याद रख लेना अच्छे से, एग्जाम में हो सकती है। ठीक, अब ये जो एंगल होता है दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म, या इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने लिख दिया प्रिज्म एंगल। ठीक है,
यहां पे देखो ये हमने माना R1 ये एंगल हो गया हम लोगों के पास R2। तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ए, एंगल ऑफ प्रिज्म वो होता है R1 प्लस R2 के बराबर। तो ये हो गया हमारे 10th के बेसिस पर जितना भी हमको सब कुछ पढ़ना था प्रिज्म के बारे में। तो इस रिफ्रैक्शन वाले प्रोसेस को ये टॉपिक है इसे हम अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि अभी रिफ्रैक्शन तो हो गया। अब यहां पे ध्यान ये रखना कि अभी ना येलो कलर की ही लाइट गई है, तो यहां पे येलो कलर ही है, तो हमने ना यहाँ पे व्हाइट नहीं ली है। व्हाइट अगर लेते तो उसमें डिस्पर्जन हो जाता। तो हमने यहाँ पे कौन सी लाइट ले रखी है, हमने ले रखी है मोनोक्रोमेटिक लाइट रे। मोनोक्रोमेटिक का मतलब हो गया ऐसी लाइट रे जिसके अंदर कलर कौन सा हो, सिर्फ सिंगल कलर की हो। ठीक है, तो ये मोनोक्रोमेटिक लिया गया है। वहीं अगर हम अब इसकी जगह व्हाइट लाइट लेते तो देखो क्या होता। तो जैसे ही हमने यहां से व्हाइट लाइट को ये भेजना शुरू किया, तो व्हाइट लाइट जब भी प्रिज्म के अंदर से पास करेगी तो वो 7 कलर्स में क्या हो जाएगी, वो स्प्लिट हो जाएगी। एंड द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कब, जब वो पास कर रही है किससे, ग्लास प्रिज्म से। तो देखो ये हो गई व्हाइट लाइट, इस प्रोसेस से रिफ्रैक्शन भी होगा। इस वाले पॉइंट पे ध्यान रखना कि इस वाले पॉइंट पर हमारा रिफ्रैक्शन भी होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, और साथ के साथ इसी पॉइंट पर क्या होगा, डिस्पर्जन भी होगा। डिस्पर्जन का मतलब क्या है, व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में वो स्प्लिट हो जाएगी। ठीक, अब वो स्प्लिट किस तरह से होगी, वो बनाएगी विबग्योर। ठीक है, तो विबग्योर में हमने लिखा ये विबग्योर। ठीक है, तो V का मतलब हो गया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहां से जो ये 7 कलर्स आए हैं, अब इन 7 कलर्स का जो ग्रुप रहेगा, दिस ग्रुप इज नोन एज स्पेक्ट्रम। तो बैंड ऑफ 7 कलर इज नोन एज, उसको हमने बोला है स्पेक्ट्रम। अब इसमें देखो क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है कि जो रेड कलर रहेगा, रेड कलर की वेलोसिटी क्या रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी। अगर वो सबसे ज्यादा उसकी वेलोसिटी है तो रेड कलर में डेविएशन क्या होगा, डेविएशन होगा सबसे कम। ठीक, वहीं अगर हम वायलेट लाइट को देखें तो जो वायलेट लाइट है उसकी जो वेलोसिटी या स्पीड रहेगी वो क्या रहती है, कम, जिसकी वजह से उसमें डेविएशन क्या रहता है, ज्यादा। तो इसमें डेविएशन हो गया, मैक्सिमम डेविएशन है। देखो ध्यान से देखो, ये तो ये वायलेट लाइन है, ये सबसे ज्यादा ये डेविएशन हुआ है। यहां के लिए क्या हुआ है, सिर्फ ये डेविएशन हुआ है। इस तरह से ये वाला सेक्शन डेविएशन का। अब ये जो कलर्स हैं इसमें एक दो चीजें और याद रखेंगे कि जो रेड कलर रहेगा, रेड कलर जो है, रेड कलर की जो वेवलेंथ है, ठीक है, हम लोगों ने लिखा वेवलेंथ। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो होती है सबसे ज्यादा। ठीक, अगर इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो इसी वजह से इसमें डेविएशन भी क्या होता है, कम होता है। ठीक, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। और क्या होता था, एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच एफ। ठीक, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आने वाले हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, वेवलेंथ का। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा है इसका मतलब रेड वाले की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सबसे कम। वहीं अगर हम वायलेट की बात करें तो वायलेट की जो वेवलेंथ है, तो वायलेट वाले की वेवलेंथ क्या है, सबसे कम। अगर वेवलेंथ कम है तो इसका मतलब क्या हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई ज्यादा। तो अगर हम इस सेक्शन को देखें तो हम इसमें इस तरह से भी देख सकते हैं या इस तरह से भी बात कर सकते हैं कि जो ये कलर्स लिखे हुए हैं तो ये किस ऑर्डर में लिखे हुए हैं, इनका जो ऑर्डर है वो इस तरह से है कि नीचे की तरफ जब हम आ रहे हैं ऊपर से तो फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है। ठीक, और ये भी बोल सकते हैं कि वेवलेंथ क्या कर रही है, वो घट रही है। तो ये हो गया हमारा स्पेक्ट्रम और हमारा डिस्पर्जन के बारे में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक तो ये वही वाला सेक्शन है, हमने स्पीड को कवर कर ही लिया है कि जो हमारा रेड कलर है, रेड कलर की स्पीड क्या होती है, ज्यादा, वायलेट कलर की स्पीड क्या होती है, मिनिमम, इसलिए उसमें डेविएशन क्या होता है, मैक्सिमम।
फिर इसमें क्या है कि रेड से अगर हम वायलेट की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी हो गई है हम लोगों की ज़्यादा, लेकिन लैम्डा जो हमारे पास होता है वेवलेंथ, लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या हो रही है, वो कम हो रही है। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की। तो ये याद करके जाना। ठीक, इसके बाद आता है हमारे पास रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव व्हाइट लाइट। अब देखो ये हमारे पास है प्रिज्म नंबर 1, इससे जब भी एक व्हाइट लाइट पास करेगी तो वो ये इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे हमारा रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, और साथ के साथ इसी पॉइंट पे हमारा क्या हो रहा है, डिस्पर्जन भी हो रहा है। तो डिस्पर्जन का मतलब क्या, अपने 7 कलर्स में वो ब्रेक हो गई है। अब इसके आगे हमने एक और प्रिज्म रख दिया है, प्रिज्म नंबर 2। ये हमने कैसे रखा है, ये हमने उल्टा रखा है, तो इसका मतलब हमने एक इन्वर्टेड प्रिज्म को इसके आगे प्लेस कर दिया है। अब जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो डिस्पर्स्ड कलर है ना, ये वाले जो डिस्पर्स्ड कलर है, इनका फिर से रिकॉम्बिनेशन होगा इस वाले पॉइंट पे, और हमें फिर से क्या मिल जाएगी, एक व्हाइट लाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर ये डायग्राम बना सकते हैं इतना सा, तो क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ये बना सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर ये नहीं बना सकते हैं हम डायग्राम, तो हम ये वाला डायग्राम बना देंगे। ठीक है, यहाँ से व्हाइट लाइट आएगी तो ऊपर के लिए एक तो रेड कलर दिखा देंगे, एक वायलेट कलर, इधर से रेड थोड़ा सा और डेविएट, फिर ये रेड इधर की तरफ हो गया, वायलेट इधर की तरफ, तो इस पॉइंट पे फिर से क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। तो हमें ये लिखना है कि भाई वो पूछ लेगा तुम लोगों से कि किस तरह से हम जो व्हाइट लाइट पहले डिस्पर्स्ड हुई थी, यानी कि वो तुमसे ये पूछ लेगा कि तुम्हारे पास एक व्हाइट लाइट थी, ये व्हाइट लाइट जो है वो डिस्पर्स्ड हुई है। ठीक है, डिस्पर्स्ड का मतलब क्या हो गया, अपने 7 कलर्स में हो गई है ब्रेक, स्प्लिट हो गई है, तो तुम्हें वापस उसे क्या करना है, व्हाइट लाइट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, वी विल प्लेस, हम लोगों ने क्या करा कि वी विल प्लेस एन इन्वर्टेड प्रिज्म, हम एक इन्वर्टेड प्रिज्म उसके सामने रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स कलर्स।